नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट चैनल्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सीटेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो दोस्तों आपके सीटेट एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पे सलाद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन आपको बताना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सलाद होता क्या है, तब आप इसके बारे में आसानी से कोई भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। सलाद दोस्तों एक ऐसा जानवर होता है जो कि भालू की तरह दिखाई देता है और लगभग वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक के 17 घंटे सोता है। और सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जिस वृक्ष पे रहता है उसी की पत्तियों और टहनियों के खाता है। ठीक है, और पूरे इसका जो लाइफ टाइम होता है, एज होती है इसकी 40 ईयर की एज होती है और 40 साल में दोस्तों सिर्फ 7-8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही रहता है। ठीक है, उससे ज़्यादा पेड़ों का यूज नहीं करता अपने रहने के लिए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि सलाद भालू जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 12 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं। सलाद चिंपैंजी जैसे दिखाई देते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं। तो चिंपैंजी जैसा दोस्तों बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। जो ये होता है सलाद होता है, ये भालू की तरह दिखाई देता है। तो ये देखिए जहाँ पे आपको सलाद दिखाई दे चिंपैंजी जैसा, उसको आप गलत काट दीजिए। यहाँ पे देखिए फिर तीसरे ऑप्शन दिया है सलाद चिंपैंजी जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल गलत है। सलाद भालू जैसे दिखाई देता है और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों इस प्रश्न का। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट जवाब है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि हाथियों के बारे में। यहाँ पे हाथियों के विषय में दोस्तों प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाथी बहुत आराम नहीं करते, केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियाँ खा जाता है। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद होता है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंड रखता है। हाथी झुंड में रहते हैं, सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हाथी जो होते हैं वो बहुत कम आराम करते हैं, दिन में लगभग सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और एक वयस्क हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा अधिक पत्तियां और टहनियाँ खा सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया है 200 किलो। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 100 किलो से अधिक पत्तियां और टहनियाँ खाता है। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि कीचड़ जो होता है उनके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। हाथी के झुंड में सबसे बड़ी जो मादा हाथी होती है वही सब कुछ तय करती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कथन ए इसका राइट है, कथन सी राइट है और कथन डी भी क्या है, सही है। तो इसमें से जो राइट जवाब हो जाएगा जिसमें आपको दिखाई दे ए सी और डी, वही इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। तो जी वाला जो है वही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, जहाँ तक कह रहा है कि जहाँ तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमसे 4 गुना अधिक तेज़ी से देखते हैं, ये कौन से पक्षी होते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पिछली बार जो आपका अभी ऑनलाइन पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो जहाँ तक हम देख सकते हैं कुछ पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं, तो कौन से पक्षी होते हैं, चीलबाज और गिद्ध। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये राइट जवाब होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि लद्दाख, यहाँ पे पूछ रहा है कि लद्दाख के भूतल का प्रयोग किया था। लद्दाख में जो घर बने होते हैं उसमें भूतल जो भूमिगत होता है तल, उसका उपयोग किस लिए करते हैं। चलिए ऑप्शन ए दे रखा है कि आवश्यक चीज़ों को रखने के लिए, ऑप्शन बी है जानवरों को रखने के लिए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों के लिए, न तो ए है न तो बी। तो आपको बता दें कि लद्दाख के भूतल का प्रयोग आवश्यक सामग्री रखने के लिए, उसके अलावा जानवरों को रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं।
प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मिट्टी के घरों की विशेषताएं होती हैं। मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। घर छतें भोजन करने वाले झाड़ियों से बनी होती हैं। इन घरों को मिट्टी और गोबर से रंगा जाता है। घरों को मिट्टी और गोबर से रंगने का दोस्तों मेन कारण ये होता है कि ताकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो घर के दीवारों को नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो सभी ही घरों की विशेषताएं हैं। घरों की दीवारें मोटी होती हैं, छतें भोजन करने वाले और झाड़ियों से बनी होती हैं, बिल्कुल सही। और इन घरों को मिट्टी और गोबर से रंगा जाता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का, ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाले समावेशी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन इसीलिए सिखाया जाता है ताकि जो होता है बच्चे जो होते हैं जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात कर सकें, पर्यावरण के बारे में जान सकें और पर्यावरण से उनका जीवन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इन सब सारी चीज़ों को जान सकें, ठीक है। और ऑप्शन सी जो दे रखा है कि मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, ये गलत है दोस्तों। ये ईवीएस का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो बीज अंकुरण की जो अवधारणा है उसको सबसे अच्छे तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने और विभिन्न चरणों का पालन करने और उसके चित्र बनाने के लिए कहकर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ईवीएस के शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखें, इसके लिए तो आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे क्योंकि वही दिखाने के लिए उनको ले गए हैं बच्चों को। तो बच्चों को चिड़ियाघर में जो भी जानवर हैं उनका चित्र लेने से लिए बिल्कुल नहीं मना करेंगे। चिड़ियाघर में वो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना बिल्कुल सही है। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना ये गलत है, इसके लिए आप उसको बिल्कुल अनुमति नहीं देंगे बच्चों को। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही दोस्तों। जिस प्रश्न के ऑप्शन में आपको बच्चों को अवसर देने, मौका देने या उनको प्रमुखता देने की बात कही जाए वही प्रश्न आपका राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों को अवसर दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो मानचित्र पढ़ाने का यही उद्देश्य होता है कि जो बच्चा है उसे सारी चीज़ें ज्ञात हो जाए, उसे दूरी का ज्ञात हो, स्थान का ज्ञात हो जाए और दिशाओं का, उसे किस दिशा में कौन सा राज्य पड़ता है, कहाँ पे, ठीक है। तो सारी चीज़ें उसको समझाने के लिए ही मानचित्र कौशल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा इन त्योहारों के बारे में जानना, बिल्कुल सही।
जब शिक्षक बच्चों से त्यौहार के बारे में जानकारी साझा करेगा तो बच्चे भी उस त्यौहार के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है। और हमारे देशों में कटाई की प्रक्रिया समय मौजूदा विविधता को भी समझना, बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक है। उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करना, ए और बी सही है दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट जवाब होता है वो क्या होगा, इन त्योहारों के बारे में जानना और हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्ण परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन होता है। दोस्तों आपको बता दें कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है, तो पर्यावरण अध्ययन वर्ण परिभाषाओं पर बल देता है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के लिए आकलन का संकेत नहीं होना चाहिए। तो आकलन करने का दोस्तों तरीका होता है कि बच्चों से प्रश्न पूछना, सहभागिता, उनकी जो भागीदारी दोस्तों उसको, और न्याय समानता के प्रति उनका सरोकार। तो याद करना जो है वो आकलन के लिए संकेतक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है। जांच सूची, अभिविन्यास, लिखित प्रश्न या अवलोकन। तो रेटिंग स्केल में किस तकनीक का प्रयोग होता है, अभिविन्यास का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। इसमें दोस्तों प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन में शामिल है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो विटामिन बी और सी जो होते हैं क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है क्या होते हैं, खट्टे पदार्थ जो होते हैं विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। केरल जो है उसके निकटवर्ती कौन से राज्य हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक मैप है दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका केरल है और केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। यहाँ पे तमिलनाडु है और यहाँ जस्ट बगल में दोस्तों इसके क्या है, कर्नाटका है, ठीक है। तो यहाँ मैप से भी आप आसानी से समझ गए होंगे कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है और कर्नाटका है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। 9 है, 9, 8, 5, 10। तो भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 तटीय राज्य हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि झारखंड हमारे देश के मानचित्र में कहाँ पे स्थित है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर सभी दिशाओं का ज्ञान होगा तभी आप इस मानचित्र से जो डायरेक्शन संबंधित प्रश्न पूछता है तभी आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें, ये दिशा होती है पूरब और ये पश्चिम होता है, ठीक है, ये पश्चिम होता है, इधर आपका उत्तर और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि झारखंड हमारे देश के मानचित्र में कहाँ पे है। तो यहाँ पे दिया है कि उड़ीसा के उत्तर में। तो उड़ीसा दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, उड़ीसा यहाँ है और इसके उत्तर में क्या है, यहाँ पे झारखंड है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं कि अब यहाँ से अगर पूछ लेता है कि उड़ीसा के, देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो उड़ीसा के किधर है, तो छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ से दोस्तों आप आसानी से समझ सकते हैं। पूरा आपको दोस्तों पूरा जो
विश्व का जो मैप है दोस्तों उसको आपको देखना पड़ेगा, या जब प्रश्न पूछेगा तो या इंडिया का जो नक्शा है दोस्तों, यहाँ से आप इस प्रश्न का राइट जवाब दे सकते हैं कि झारखंड हमारे देश के मानचित्र में कहाँ है, तो उड़ीसा के उत्तर दिशा में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे, कि गांधी ग्राम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में फिर पश्चिम दिशा में, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। यही इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट जवाब हो जाएगा।